अच्छा कल की ना कल वाले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, कुछ थोड़े से पॉइंट की वजह से, तो कैलकुलेशन अपने ध्यान से करवाया करो। लिखा हुआ है 12 नंबर का ये सवाल आया था और हमने ये भी कहा था कि सिर्फ ये अटेम्प्ट है जिसमें ये 12 नंबर का सवाल है, वरना मिनिमम 15 मार्क्स का और 17 का 16 का ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मतलब 15 का तो ये आता ही है। हाँ कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जब ये फिर बजटिंग साथ देता है ना, क्योंकि इसकी रेंज ही 25 से 35 नंबर है, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग। By using net present value method determine the discount rate। हाँ ये एक और इंपॉर्टेंट चीज कहता है, यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डिटरमिन द डिस्काउंट रेट एट विच लॉन्चिंग ऑफ ग्लेडिएटर वुड बी फाइनेंशियली फिजिबल। एनपीवी फाइंड करना है या आईआरआर फाइंड करना। और ये भी एक बच्चों ने गलती की थी, जब ये पेपर में सवाल आया था कि बच्चों ने यहां तक ही पढ़ा यूजिंग एनपीवी, उसने कहा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करें और डिस्काउंट रेट फाइंड करें। डिस्काउंट रेट मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, उसके डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये आईआरआर फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, सबसे पहले तो लिखा हुआ है इस्लामाबाद यूनिवर्स इज एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट। द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ग्लेडिएटर। You have been provided the following information in this regard. Islamabad Universe has outsourced the due diligence at a cost of rupees 250,000 which is payable shortly। रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? किस वजह से? ड्यू डिलीजेंस की वजह से। ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि एक फिजिबिलिटी बना रहे हैं। A specialized machine costing 25 million would be needed। The machinery would be financed by a bank loan or that carry the interest 12% per annum। तो हमारे लिए क्या है, 25 मिलियन आउटफ्लो है, 25 मिलियन हमारा आउटफ्लो है। द मशीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। अच्छा पर मैंने पहले भी कहा था, यहां पर भी अब देखो कि वो कहता है बैंक लोन से हमने मशीन ली। अब होना तो ये चाहिए था ना, बैंक लोन लिया तो इनफ्लो, फिर मशीन ली तो आउटफ्लो, लेकिन हम सिर्फ आउटफ्लो शो कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ द मशीन would be expected to produce 10,000 units in the first year, however units reduced by 10% and 15% in the second and third year। At the end of the third year overhauling would be carried out at a cost of 2.5 million। This would result in continuation of third and fourth and fifth year। अच्छा सवाल ये है कि वो कहता है पहले साल वो मशीन बनाएगी 10,000 यूनिट, अगले साल 10% कम हो जाएगी प्रोडक्शन और उससे अगले साल 15% कम हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि फिर वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर करेगी कि वो जो प्रोडक्शन कम हो रही है वो रुक जाएगी। इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पहले से इंक्रीज हो गए, कम होने थे ना 10%, 15% हो सकता है अगले साल भी 15-20% कम हो जाते, लेकिन ओवरहॉलिंग एक्सपेंस की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होने की बजाय रुक गई। इसका मतलब है कि आपकी उस प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आपके आ रहे हैं 2.5 मिलियन, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ये हमारा एडिशन है जी। आगे भी उसने वैसे भी बताया भी हुआ, इसमें ना भी बताता तो जब भी किसी एसिड में इस तरह से हम खर्चा करते हैं जो कि एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ाता है तो वो एसिड की कॉस्ट में ऐड होता है। आगे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इज 1600 and 750। The fixed operating cost of the producing gladiator will be 1 million per annum whereas variable operating cost is 100 per unit। इसमें रेलिवेंट क्या होगा, 1 मिलियन रेलिवेंट है या नहीं? Fixed operating cost of producing gladiator would be 1 million per annum। रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? रेलिवेंट है, क्योंकि ये किसका है, ग्लैडिएटर। क्योंकि अगर ओवरऑल जनरल फिक्स्ड कॉस्ट होती तो वो हमारी इरेलीवेंट होती है और रिलेटेड टू प्रोजेक्ट हो तो वो रेलिवेंट होती है। और पर यूनिट कितनी गिवन है, 100।
द मशीन वुड हैड लाइफ, उसकी है कहता स्क्राई वैल्यू है 5 मिलियन एंड मशीन एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू द टैक्स डेप्रिसिएशन, वैसे भी उसने यहां पर कह दिया 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, टैक्स रेट है 12%, ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कोटेड टुडे प्राइस, एस्टिमेटेड एनुअल 8% इन्फ्लेशन है जो कि सब पे लगती है, ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड, इसका मतलब है जो इन्फ्लेशन है वह पहले साल पे भी लगती है। तो उसने कहा है ना कि ये टुडे प्राइस पर सारा कुछ है और आपकी जो इन्फ्लेशन की एप्लीकेशन है वो पहले साल और ऑनवर्ड लगेगी। टोटल कितने साल है जी हमारे? 5 साल। इसमें दो बातें बड़ी इंपोर्टेंट अच्छी थी और मुझे तो लगता है कि वो सारे जो 12 नंबर है ना उन दो बातों के ऊपर ही डिपेंड करते थे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा तू इसलिए यहाँ पर बैठा है कि मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। इस्लामाबाद यूनिवर्स और आपने डिस्काउंट रेट फाइंड करना है जी। यहां पर हमने लेने ईयर्स 0 1 2 3 4 5। आपने ना एक पैटर्न याद कर लेना है और उसी पैटर्न पे सारे सवाल कर लेने, और अगर आई कैप का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन पैटर्न एक ही रखो ताकि पेपर में आपकी ना एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, सेल्स या रेवेन्यू? अगर डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, वरना वर्किंग नंबर 1। वेरिएबल कॉस्ट, और वो भी वर्किंग नंबर 1 से ही हमारे पास आ जाएगी। यहां से हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो या तो आप ऐसा करें कि कंट्रीब्यूशन ही वर्किंग से फाइंड करके आ जाए, या आपकी अपनी मर्जी है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले यूनिट्स ले लें। पहले साल यूनिट कितने हैं? अगले साल 10% कम हो गए तो आपने 90% से मल्टीप्लाई कर। अगर वो कहता, जैसे सवाल जवाब क्या है कि सर अगर रिड्यूस बाय 10% कहता है तो हम 90% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो कहता है ना रिड्यूस टू 10%, इसका मतलब है वो 10% रह गए हैं। फिर इस 1 लाख का 10% लेना था, जो 10,000 आंसर आना था वो इतने यूनिट प्रोड्यूस होने थे। अब 10% कम हुए तो 10% लेकर माइनस कर देंगे। देखिए वो कहता है आपके पास जो however the production would reduce by, क्वेश्चन में किसी में इसमें नहीं, वो पूरी टर्म मैं आपको बताता हूँ वो उससे चलो वो फिर इसको देखकर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, अगले साल कितना कम? 10,000 है। चलें जी नेक्स्ट बताएं, इसका 90% लें, फिर इसका 85% लें, 7 6 फिर 7 6 5 0 7 6, ऐसा ही होगा। हमारे पास सेल प्राइस, अब जो सेल प्राइस आपको गिवन है वो पहले साल पर भी अप्लाई होनी है। कितनी सेल प्राइस गिवन है? कितनी? 1600। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो यहां पर आपने इस तरह से लिखना है 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर n कर दो। ठीक है, तो पहले n 1 करेंगे 2 करेंगे, पावर कर दो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 कितना? 1728 मल्टीप्लाई बाय 1.08 1866 2016 फिर 2178 77 278 77 77 77 235 2351 जी। हाँ तो पहले साल 1600 लिखा है, नहीं आप क्या तो पहले 1600 आएगा पहले साल। लेकिन उसने ये बात किया वुड बी 1600, लेकिन उसके बाद जब इन्फ्लेशन के साथ उसने वर्ड इस्तेमाल किया ना 18% वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रेवेन्यू एंड दिस अराइज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड। तो यहां पर उसने लिखा है ना इस वजह से हम वो अप्लाई कर रहे हैं। लिख भी दिया है कि ये सारे के सारे जो ये सारे के सारे वो कहते हैं टुडे प्राइस पर है, और वो पहले साल, क्योंकि पहला साल तो एंड पे आना है ना। वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट 750 है। Yes. हाँ जी, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 81 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 875 875 945 945 1020 1020 102 1102। अच्छा, यहां से आपने अपना, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे ना, साफ सुथरा करोगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होती है कि आप अपना सवाल थोड़ा छोटा कर सको। अब ये मैंने जो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट लिखी है ना, आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी डायरेक्ट लिख सकते हो। 1600 माइनस 750 कंट्रीब्यूशन होगा ना, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही अप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों का जो रेट चेंज होने का रेट है वो एक जैसा है। अब या तो इन दोनों को आपस में माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर, जहां पर मर्जी आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो कर। अब डायरेक्ट मुझे मल्टीप्लाई करके बताते जाओ, सेल की जगह मैं कितना लिखूं, पहली सेल कितनी है, अब यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1728, दूसरे साल का 1679 000 154 224 00 166 540 और लास्ट 1798 5155। इसको तो 1000 में कर लेना चाहिए था। वेरिएबल कॉस्ट पहले साल की 810 80 100,000 81 000 फिर 7875 000 722 9250 7803 8 8 30 00 पेपर में आप कंट्रीब्यूशन कर लेना, फिलहाल मैं कंट्रीब्यूट बाय डायरेक्टिव नेट कैश फ्लो पे जा रहा हूं। चलें जनाब, ये मामला तो हमारा क्लियर हो गया यहां तक। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ग्लेडिएटर वुड बी 1 मिलियन पर एनम, 1 मिलियन पर एनम है तो फिक्स्ड कॉस्ट 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.08 1080 000 multiplied by 1.08 1166 400 कॉस्ट ऑफ सेल ही है। हाँ, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो वेरिएबल है ना, वो भी निकालेंगे, सारी कॉस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट 1259 71 1360 1360 489 1469 328। उसके बाद वेयर एज वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वो क्या कह रहा है, 100 पर यूनिट। तो पहले आप क्या करो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.08, पहले पर यूनिट वो फाइंड कर लो और उसी वर्किंग के नीचे का जाकर कर लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट 108 फिर मल्टीप्लाई बाय 1.08 116 116 117 फिर 126 126 136 136 147 14। अब इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ईयर 1 वाली कितनी आ गई
1080 1080, दूसरी कितनी आ गई? 105 फिर 9369 00 1040 400 1124 1124 55। हाँ जी, उसके बाद मशीन वाला मामला आ गया जी। इसके हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, कॉस्ट सेविंग लेनी है, टैक्स सेविंग लेना है या डायरेक्ट लेना है, वो तो बाद का मसला है। ठीक है, तो वर्किंग तो हमें करनी पड़ेगी दोनों के केस में एक जैसी। डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आप लोग अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करना, डायरेक्ट ही लिख लेना। जैसे यहां पर आप लिख लो बुक वैल्यू, जो आपके पास एसेट है वो कितने का है? 25 मिलियन का। 25 मिलियन, फिलहाल 25,000 लिख लेते हैं, वो उसके साथ वो जीरो कंपनसेट कर लेंगे जी। ये है ही टू डे प्राइस पे और टू डे ही खरीदा है, एसेट खरीदा है ना, इसलिए यहां पर तो यहाँ उसकी ना बुक वैल्यू लिखने लगे हैं डेप्रिसिएशन लेने के लिए। हाँ जी, इसका क्या रेट है? 25%। तो इसका 75% लो, 25,000 का 75% कितना? 18,750। फिर इसका 75% लो, 14063। फिर 1054 7। फिर 7910। बस 7910। चलिए, उसके बाद हम इसकी डेप्रिसिएशन अलग से पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका 25% कितना आया? 25,000 का 25%, 6250। 18,750 का 25%, 4688। 14063 का 3516। और 10,547 का 25%, 2637। और 547 का 1978। चले जी सर, इधर गौर फरमाए। उसने कहा तीसरे साल के एंड पे, क्या कहा? तीसरे साल, दूसरे साल या तीसरे साल? तीसरे साल के एंड पे, किधर गया ये? कहते एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओवरहॉलिंग वुड बी कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2.5 मिलियन। अब ये तो आज सोच रहे हैं ना कि 2.5 मिलियन लग जाएगा, तो आपने इस 2.5 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है 1.08 की पावर 3। ये देखेंगे कि तीसरा साल जब आएगा तो ओवरऑल, तो आज जो आप सोच रहे हो कि 2.5 मिलियन है, बजटिंग कर रहे हो, तो तीसरे साल पर 8% जो इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की कीमतें चेंज हो जाएंगी, तो आपका ओवरहॉलिंग भी तो चेंज हो जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 3 कितना आ गया? 3.149 या 3149। ऐसा ही है। ये आपका तीसरे साल बुक वैल्यू, चाहे आप लिख लें 3149। ओके की बात। फिर इसका जो हम डेप्रिसिएशन लेंगे पहली दफा, क्योंकि ये तीसरे साल के एंड पे हुआ है, तीसरे साल के, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पहली दफा, वो कब चार्ज होगी? चौथे साल। तो आप चाहे इसको लिखी चौथे साल के नीचे दें 3149 और इसका 75% लें 2362। अब इसकी भी डेप्रिसिएशन लें 3149 का 25% 787।
591 और 591 591। 1 अब आप मुझे बुक वैल्यू बता दें, कैसे बुक वैल्यू भला बताओगे? 71 में से 1978 माइनस कर दे, 2362 ऐड कर दे, 591 माइनस कर दे, तो आपकी नेट बुक वैल्यू बच जाएगी तीनों की एडजस्ट करके, दोनों को। 7910 माइनस 1978 प्लस 2362 माइनस 591 7703 77। 03 ये बात समझ लगी? वो बेसिकली बुक वैल्यू बताई है कि हमारी बुक वैल्यू कौन सी बच गई। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कितनी गिवन है जनाब? 5000। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 की पावर 5। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 की पावर। अच्छा, कभी कभी यहां पर पावर 4 भी लगती है, कब भला? साल 5 होंगे, पावर 4 लगेगी, जब वो कहता है पहले साल इन्फ्लेशन ना लगे। तो फिर पहले साल तो इन्फ्लेशन लगती नहीं है, फिर 5वें साल पर जब टाइम पहुंचेगा तो वो पावर 4 आएगी। कितनी अमाउंट आ गई? 7347 7347। गेन है लॉस? 777 वाला एसेट आपका 73 पे बिक रहा है। 777 ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, इतने पे बिक रहा होता है। लॉस ऑन डिस्पोजल 356 कितना? 356 356 लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक होगी बात? अब बताओ, सेविंग वाली साइड पर जाना है तो भी बताता हूं कैसे जाना है, और अगर आपने प्लस माइनस करके जाना है तो फिर भी बता देता हूं। अगर आपने सेविंग वाली साइड पर जाना है तो आपने डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई है ना, आप लिखोगे टैक्स सेविंग 6250 का 30%। कितना आ गया? 6250 का 30%, 1875। फिर जनाब 4688 का 30%, 1406 1406। 3516 का 10। अब फिर एक दफा फोकस करना। अब 2637 प्लस 787, अब दोनों डेप्रिसिएशन है ना, जो आपने एडिशन किया है उसकी भी डेप्रिसिएशन और पिछली भी डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस करें और उसका टैक्स सेविंग रेट कितना आ गया जी? 10। अब जरा बताएं, बल्कि कौन बताएगा? शाहजेब, आप ना आखिरी लाइन का मुझे टैक्स सेविंग फाइंड करके दे दो, बाकी लोग भी करें। आखिरी लाइन की टैक्स सेविंग हाँ जी, आपने ये वैल्यू और लॉस, इन तीनों को प्लस करना है और उसकी टैक्स सेविंग फाइंड करें। गेन होता तो माइनस हो जाता, और नेट करके अगर आपका एक्सपेंस आ रहा है तो टैक्स सेविंग, अगर नेट करके इनकम आ रही है तो टैक्स चार्ज। तो हमारे पास है 1978 प्लस 591 प्लस 356। ठीक होगी बात? चलें जी, हमारे पास आ गई अमाउंट 877। ये हमारे पास टैक्स सेविंग, सॉरी 78 वो 0.5 है। वो चलो उसकी खैर है, 1 रुपए की। चलिए जी, टैक्स सेविंग भी आ गया हमारा। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ जी, सबसे पहले तो हम इसको क्लोज करेंगे ना। यहां पर हम लिखेंगे टैक्स कैश फ्लो,
प्लस करो जरा, अगर किसी ने पहले किया हुआ तो वही बता दे, अगर नहीं किया तो फिर प्लस करके बता दो। 27540। अच्छा आप ऐसा करो ना कि हर बंदा एक अपनी अपनी लाइन कर ले, सारे इकट्ठे एक ही पे ना शुरू हो जाओ। कोई आखिरी 5वां साल कर ले, कोई चौथा, कोई तीसरा, कोई दूसरा। पहला कितना है? 70। ये यही आ रहा है 70200000। पक्का? चले कहते तो मान लेते हैं। नेक्स्ट 6699 पॉजिटिव है, तीसरे साल का। फाइव 996038। हाँ जी, चौथे साल का 6450 10161 50161। लास्ट वन बता दें। 696097। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 5996 चौथा साल। तीसरा इसमें क्या है? वहाँ पे 0 की जगह पे 5 आना ये यस सर। चलें जी। अच्छा ये देखिए 538। ऊपर भी मिस्टेक है ना, 538 वो कॉमा आपने लगाया हुआ है 2 के बाद, ये लास्ट वाला जो है ये यस ये नहीं होना। चलें जी, 30% टैक्स लगाए। 2106 000। फिर 669960 का 30%। 200 988 1 989 61 1935 048 2088 29। चलें जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स सेविंग। हाँ जी, सबसे पहले टैक्स सेविंग हमने बतानी है। पहले वाले साल कितनी आई? 1875000, क्योंकि बाकी 1000 में है ना। 1875000। फिर 1406 1406 250 250 1054 1054 688 688। 102। अच्छा ये आप पहले का फाइंड करके बताया हुआ है। चले 1027 1027 212 212 877 877 500। 500। अच्छा ये जो यहाँ पर हमने फाइंड किया है ना राउंड ऑफ करके, उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, डायरेक्ट पूरा बता दिया। तो ये हमारी टैक्स सेविंग आ गई। और अक्सर यहाँ पर आकर ना हम जज्बाती हो जाते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखना ही भूल जाते हैं, इसलिए आई कैप ना शुरू में लिख लेता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितनी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 25 मिलियन। और आखिर में रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? ये अमाउंट है ना 7347 3747 7347 दूसरे बार 7347 7347
347000। और तो कुछ नहीं बताया हुआ। तो ओवरहॉलिंग, वो पहले साल जुलाई वहीं पे बना देते 2.5 मिलियन। ओवरहॉलिंग कहां पर थी? तीसरे साल के एंड पे। ये 0 1 2 3 2.5 मिलियन को कितना अमाउंट? 314900। हाँ जी। अब हमने आगे तो वही है नेट कैश फ्लो। एक रेट हम अप्लाई करेंगे 10 15 या 12% जो भी, तो तकरीबन आप ना 12 14 15 इस राउंड इसके राउंड अबाउट कर दिया करो। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट फैक्टर लेंगे एट द रेट ऑफ 10%, उसकी एक एनपीवी आ जाएगी। फिर आप डिस्काउंट फैक्टर दोबारा लोगे एट द रेट ऑफ क्वेश्चन मार्क। 10% से ज्यादा भी ले सकते हो, 10% से, फिर उसकी एनपीवी आएगी। और फिर आप आईआरआर का फार्मूला लिखोगे, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी ओवर माइनस हायर रेट की एनपीवी मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस लोअर। ठीक है। इसमें से कितने लोगों को पता चल गया था बगैर सॉल्यूशन देखिए कि इसमें आईआरआर फाइंड करना है, इसमें एनपीवी फाइंड नहीं करनी। ये किसी ने सिर्फ एनपीवी फाइंड की हो, बाद में पता चला हो कि जब उसने आईआरआर फाइंड किया तो पता चला हो। दूसरा क्वेश्चन किया। हाँ चलिए जी। तो ये आपका ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इससे, क्योंकि कल आपको छुट्टी भी है, तो आपने स्मार्ट वर्क चलो ये क्वेश्चन कर लेना, ये छोटा सा है सानिया कॉस्मेटिक्स। तीसरा चौथा, ठीक है चलो चौथा कर लेना। ये ईयर बता दे तो स्प्रिंग 2023, चीरत मोबाइल वाला, ठीक है ना? क्वेश्चन तो बता रहे हैं